नमस्कार। कभी सोचा है कि उन चीजों को कैसे गिना जाता है जो दिखाई तक नहीं देती, जैसे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स? आज हम केमिस्ट्री के उन्हीं जादुई टूल्स को समझने वाले हैं जो इस अदृश्य दुनिया को मापने लायक दुनिया में बदल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यही तो केमिस्ट्री का सबसे बड़ा, सबसे दिलचस्प सवाल है ना, कि आखिर परमाणुओं की उस अदृश्य दुनिया और हमारी लैब की, जिसे हम नाप तोल सकते हैं, उस दुनिया के बीच कनेक्शन कैसे बनाया जाए। आज हम ठीक उसी पुल की बात करेंगे, उसी ब्रिज को समझेंगे जो इन दो दुनियाओं को जोड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं खेल के नियमों की, मतलब रासायनिक संयोग के नियम। देखिए, जैसे हर खेल के अपने रूल्स होते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री भी कुछ बहुत ही फंडामेंटल लॉज पर चलती है। यही वो नियम है जो तय करते हैं कि एलिमेंट्स एक दूसरे से कैसे जुड़ेंगे, क्यों जुड़ेंगे। और सच कहूं तो यही नियम है जो केमिस्ट्री को किसी जादू टोने से निकालकर एक साइंस बनाते हैं। और ये हैं वो 5 फंडामेंटल लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से लेकर एवोगैड्रोज लॉ तक। ये पांचों नियम, जो पुराने वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत का नतीजा है, असल में केमिस्ट्री की नींव हैं। इन्होंने ही हमें पहली बार ये दिखाया कि मैटर का बिहेवियर, मतलब पदार्थ का बर्ताव, रैंडम नहीं है, कुछ भी कहीं भी नहीं हो जाता, नहीं, बल्कि सब कुछ तयशुदा प्रिडिक्टेबल सिद्धांतों पर चलता है, चाहे वो मास का कंजर्वेशन हो या गैसों का आपस में मिलना। तो अब आते हैं केमिस्ट के यूनिवर्सल काउंटर पर, द मोल। सवाल तो वही है कि अगर हम एटम्स को देख ही नहीं सकते तो गिनेंगे कैसे? इसका जवाब केमिस्ट्री के सबसे ब्रिलियंट, सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स में से एक में छिपा है, और वो है मोल। ये हमें एक कमाल की सुपर पावर देता है, वजन करके गिनती करने की सुपर पावर। तो टेक्निकली मोल की परिभाषा ये है कि ये कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु होते हैं उतनी ही मात्रा है। लेकिन चलिए इसे आसान बनाते हैं। मोल को आप केमिस्ट की दर्जन समझ लीजिए। जैसे हम जानते हैं कि एक दर्जन का मतलब 12 होता है, चाहे वो केले हों या अंडे। ठीक वैसे ही एक मोल का मतलब है कणों की एक फिक्स्ड, बहुत बड़ी संख्या। और वो जादुई संख्या है ये 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, मतलब 6 के बाद 23 जीरोज। इसे एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा नंबर है। अगर किसी के पास इतने रुपए होते ना, तो वो पूरी की पूरी दुनिया कई बार खरीद सकता था। यही वो नंबर है जो हमें बताता है कि किसी भी चीज के एक मोल में एग्जैक्टली इतने पार्टिकल्स होते हैं। और यहीं पर मोल का असली जादू सामने आता है। मोल ही वो ब्रिज है जिसकी बात हम शुरू में कर रहे थे। ये एक अकेले एटम के माइक्रोस्कोपिक वजन को, जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट में नापते हैं, लैब में ग्राम में तौले जा सकने वाले मैक्रोस्कोपिक वजन से सीधा सीधा जोड़ देता है। अदृश्य से मापने योग्य तक का सफर मोल के जरिए ही पूरा होता है। ठीक है, तो अब हम पार्टिकल्स को गिन सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि केमिस्ट मॉलिक्यूल्स और रिएक्शंस को कागज पर दिखाते कैसे हैं? यहीं पर आते हैं केमिस्ट्री के ब्लूप्रिंट्स और रेसिपीज, मतलब फॉर्मूलाज एंड इक्वेशंस। अब देखिए, हमारे पास 2 तरह के फॉर्मूले होते हैं, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर। बेंजीन का उदाहरण इसे एकदम साफ कर देता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला या मूलानुपाती सूत्र हमें एटम्स का सबसे सिंपल होल नंबर रेशियो बताता है, जैसे बेंजीन के लिए CH। पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यानी C6H6, वो हमें असली कहानी बताता है कि एक मॉलिक्यूल में असल में कितने एटम्स हैं। एक हमें बताता है सबसे सरल अनुपात, दूसरा बताता है पूरी सच्चाई। और अब बात करते हैं स्टोइकियोमेट्री की। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये असल में केमिस्ट्री का रेसिपी वाला हिस्सा है। ये बस वो कैलकुलेशन है जिससे पता चलता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में कितनी सामग्री, मतलब रिएक्टेंट्स लगेंगे, और कितना पकवान, मतलब प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल किसी कुकिंग रेसिपी की तरह। और किसी भी स्टोइकियोमेट्री प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये 4 स्टेप का फूल प्रूफ तरीका है। सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करो, फिर जो भी वजन ग्राम में दिया है उसे मोल्स में कन्वर्ट करो। ये वो भाषा है जिसे एटम समझते हैं। इसके बाद बैलेंस्ड इक्वेशन से मोल रेशियो का इस्तेमाल करके पता लगाओ कि दूसरी चीज के कितने मोल्स बनेंगे, और आखिर में उन मोल्स को वापस ग्राम में बदल दो। सिंपल। हाँ, पर असल दुनिया के रिएक्शंस में एक और चीज होती है, लिमिटिंग रिएजेंट। सोचिए, जब आप कुछ बना रहे हो तो कोई ना कोई एक चीज तो सबसे पहले खत्म होगी ही, है ना?
बस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट सबसे पहले खत्म हो जाता है और रिएक्शन को रोक देता है, उसे ही लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। और यही तय करता है कि आखिर में प्रोडक्ट कितना बनेगा। चलिए, अब तक हम प्योर सब्सटेंसेस की बात कर रहे थे। अब अपना फोकस थोड़ा शिफ्ट करते हैं और उस चीज पर आते हैं जो असल दुनिया में ज्यादा कॉमन है, यानी सॉल्यूशंस या विलियन। तो जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो एक सवाल उठता है, वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब कितना गाढ़ा है। इसे बताने के हमारे पास 3 मेन तरीके हैं, मोलैरिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। अब ये तीनों सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, पर इनकी परिभाषा में एक छोटा सा फर्क है। एक में हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, दूसरे में सॉल्वेंट की, और ये छोटा सा फर्क बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। और ये टेबल मोलारिटी और मोलालिटी के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, मोलारिटी सॉल्यूशन के वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, जबकि मोलारिटी सॉल्वेंट के मास पर। और सबसे जरूरी बात, तापमान बदलने से लिक्विड का वॉल्यूम बदल जाता है ना, इसीलिए मोलारिटी टेम्परेचर से अफेक्ट होती है। लेकिन मास तो टेम्परेचर के साथ नहीं बदलता, इसलिए मोलालिटी पर तापमान का कोई असर नहीं पड़ता। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। और आखिर में हम साइंस के एक बहुत ही बुनियादी पहलू पर आते हैं, प्रिसिजन, मतलब मापन में परिशुद्धता। सवाल ये है कि केमिस्ट अपने मेजरमेंट्स को इस तरह कैसे रिपोर्ट करते हैं कि उनके रिजल्ट्स न सिर्फ सही हों, बल्कि ये भी बताएं कि वो कितने भरोसे के लायक हैं। इसका जवाब है सिग्निफिकेंट फिगर्स या सार्थक अंक। इन्हें सिर्फ मैथ के कुछ रूल्स मत समझिए। नहीं, ये असल में प्रिसिजन की भाषा है। ये बताने का एक तरीका है कि कोई मेजरमेंट कितना सटीक, कितना भरोसेमंद है। ये साइंस में ईमानदारी से कम्युनिकेट करने का तरीका है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को गिनने के ये कुछ सीधे साधे नियम हैं, जैसे कि नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं या लीडिंग जीरोस कभी नहीं होते। इन नियमों को फॉलो करना इसलिए जरूरी है ताकि हमारी कैलकुलेशन का फाइनल आंसर हमारे ओरिजिनल मेजरमेंट से ज्यादा प्रिसाइज न दिखे। ये साइंटिफिक ऑनेस्टी का, वैज्ञानिक ईमानदारी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो चलिए इस चर्चा को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, केमिस्ट्री में लगभग सही होना काफी क्यों नहीं है। आज हमने जो कुछ भी देखा, केमिकल कॉम्बिनेशन के पक्के नियमों से लेकर मोल के उस हैरान कर देने वाले नंबर तक, स्टोकियोमेट्री की एकदम सटीक रेसिपी से लेकर सिग्निफिकेंट फिगर्स की ईमानदार भाषा तक, ये सब कुछ एक ही चीज की तरफ इशारा करता है, और वो ये कि रसायन विज्ञान की दुनिया में ऑलमोस्ट राइट कभी भी गुड इनफ नहीं होता। यहाँ प्रिसिजन इज एवरीथिंग, सटीकता ही सब कुछ है।